नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान में इस समय बजट सेशन चल रहा है, बजट पढ़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ ग्लोबल समिट चल रही है, उस ग्लोबल समिट में भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी सभी पूरी शक्ति से पूरे विश्व के लोगों को बुलाकर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ये भी कहा कि हम देश के हर एक स्थान पर डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और तेज़ी से हम चाहते हैं विकास हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है, जो बड़े बड़े देशों की नहीं है। एरिया भी हमारे पास इतना है जो यूरोप के सबसे बड़े देशों से भी ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का, केवल उत्तर प्रदेश, यूरोप में जो देश हैं उन देशों में, बड़े देशों में उत्तर प्रदेश काउंट होता अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विश्व में हम सबसे आगे हैं, ग्रोथ के मामले में विश्व में हम सबसे आगे हैं, हम संसार का इकोनॉमिक हब बनने को तैयार हैं। ये सब बातें माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ कर रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान में बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में मुख्यमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ बजट पढ़ रहे थे। बजट पढ़ते पढ़ते अचानक से एक व्यक्ति पीछे से आया। उसने कान में कहा कि साहब इसको थोड़ी देर रोकना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि जब मुख्यमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पढ़ रहा हो तो रोकना क्यों पड़ेगा? कोई कैजुअलिटी हो गई क्या? कोई आपदा आ गई क्या? तुर्किया हो गया क्या? या फिर राहुल गांधी का फ़ोन आ गया? कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि अंदर किसी ने फ़ोन करके बताया कि मुख्यमंत्री गलत बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़े दे रहे हैं। मतलब इस साल का बजट है ही नहीं, ये पिछले साल का पेज ले आए और उसको वो खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। 8 मिनट तक उसको पढ़ते रहे। तब बाहर कोई व्यक्ति जो लाइव देख रहा होगा उसने टोका। इसका मतलब क्या ये होता है कि क्या मुख्यमंत्री का बजट या राजस्थान का बजट कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाया है? और अगर प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाया है और वो सुन रहे थे तो क्या सरकार के हाथ से बजट जा चुका है? फाइनेंशियल सिस्टम सरकार के हाथ में नहीं है, सरकार किसी दूसरे के हाथ से खेल रही है, सरकार पर कोई और प्रभावी है? ये बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। इतने में अपोजिशन खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि बजट रोकना पड़ेगा, ये तो लीक हो गया साहब। अब वो कह रहे हैं लीक हो गया, मैं कहता हूं ये लीक नहीं हुआ। क्या किसी और ने ही बनाया था? जिसने बनाया था उसके संज्ञान में आया, ये तो मैंने बनाया ही नहीं। और डिपार्टमेंट का बजट जो रहता है वो तो बड़ा सीक्रेट रहता है, क्योंकि बजट बनाने की जो प्रक्रिया है कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। 6 महीने पहले से बजट की प्रक्रिया शुरू होती है और तमाम तरह के डिपार्टमेंटों में एक्सपेंडिचर और उनकी डिमांड लेनी शुरू हो जाती है कि अगले वर्ष का आपका क्या रहेगा। 6 महीने पहले से फाइनेंस मिनिस्ट्री शुरू करती है और तमाम मिनिस्ट्रियों से उसकी रिपोर्टिंग ली जाती है, तमाम डिपार्टमेंटों से उनकी रिपोर्टिंग ली जाती है, कितना खर्चा हो गया, कितनी ग्रोथ हो गई। और बजट का जब बजट पढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताया जाता है कि पिछली बार हमने कितना पैसा लिया था, उसका किन किन मदों में खर्च करने की बात थी और कितना हमने खर्च कर दिया और हमें और बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन लाने की जरूरत है कि नहीं है। बजट का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, फाइनेंशियल बिल उसको कहते हैं। फाइनेंशियल बिल से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सभी लगभग प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट, सभी अनुदानित डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तब कहीं बजट तैयार होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर का काम ये होता है कि वो सबसे कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही, हमारे यहाँ तो 3 ही बड़े मंत्रालय हैं। एक तो हम डिफेंस की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं और इसके अतिरिक्त हम फाइनेंस की बात करते हैं। जैसे 4 वर्णों की लोग बात करते हैं कि एक अर्थ को मेंटेन करे, एक शिक्षा को मेंटेन करे, एक सुरक्षा को मेंटेन करे। तो स्कूल का बजट यानी कि, और सबके लिए भी, उनके लिए भी बजट चाहिए। तो फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं, श्रीलंका का हाल आप देख रहे हैं, संसार के 100 से ज़्यादा कंट्रियों का हाल आप देख रहे हैं जो कोरोना के समय पर ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं कि वो गुलामी की कगार पर हैं। उनमें गृह युद्ध चल रहे हैं, उनको कोई भरण पोषण करने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ भारत किस स्पीड से चल रहा है, उसका सौभाग्य भी हमारा है कि हमें भारत में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, जो उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया और विश्व को अपनी एक छाप छोड़ी। इस संकट की घड़ी में पूरे विश्व की मदद भी की। तो क्या आप सोचते हो कि अगर इस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो
राहुल गांधी या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो आप सोच सकते हैं कोरोना में क्या होता। क्योंकि अशोक गहलोत का जो चरित्र दिखाई दिया वो खुद में बता रहा है कि अशोक गहलोत ने जो किया या जो वो कर रहे हैं या जो वो पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि फिनेंस मिनिस्टर को जब ये तक नहीं मालूम कि उसने उसका जो बजट जिस किसी ने भी लिखा है, जो उनकी स्पीच लिखी है, वो स्पीच में लिखा आखिर क्या है, इतना समय भी नहीं मिला होगा कि वो पढ़कर देख लें किसी आईएएस ऑफिसर ने लिखी है या किसी प्राइवेट स्टेक होल्डर ने लिखी है या किसी प्राइवेट प्लेयर ने लिखी है या फिर किसी दूसरे देश के किसी इंटरवीनर ने लिखी है, किसी फिनेंशियल एक्सपर्ट ने लिखी है या फिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने लिखी है। ये भी उनको सोचने का अवसर नहीं मिला होगा। और जब उन्होंने स्पीच पहले खोलकर ही नहीं देखी होगी तो उसी का नतीजा है कि पिछले साल वाली स्पीच हाथ में लग गई। हो सकता है सेम ड्रॉ में रखी हो और वो वाली स्पीच भी रख दी गई हो, दोनों में से आगे ऊपर नीचे हो गई और वो वाली ले आए और पुरानी वाली पढ़ना शुरू कर दिया। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में ये क्या करना चाहते हैं। आप सोच कर देखिए ये कैसे अर्थ मेंटेन करेंगे। क्या घोटालों के अलावा कुछ और समझ नहीं आता? घोटालों में ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्या फिनेंशियल स्थिति राजस्थान की अच्छी हो, क्या उस तरह की समिट करने की आवश्यकता नहीं है? क्या राजस्थान को ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर केवल राजनीति करनी है? मैं अक्सर कहता हूँ 3 विशेष चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अब अगर पॉलिटिकली देखें तो 4 वे। एक तो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विस्तार है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी एक हायरार्की है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में इसलिए जाती है क्योंकि वो उनकी जो योजनाएं हैं, उनका जो 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 विकास है, देश का विकास जैसे वो सोचते हैं, उसमें अपने लोगों को, अपने विचार के लोगों को बिठाया जा सके ताकि वो सरकार में बैठकर उसको अच्छे से चलाएं। सरकार आप एक बस मान लीजिए, एक बस है, या सरकार बस भी नहीं माननी चाहिए आज की तारीख में। तो जब देश इतनी तेज़ी से चल रहा है तो मैं मानकर चलता हूँ सरकार एक हवाई जहाज़ है, एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन में सब कुछ है, उसमें क्रू मेंबर्स हैं, उसमें मशीनरी लगी हुई है, उसमें पेट्रोल पड़ा हुआ है, मतलब फ्यूल है, उसके एटीसी बैठे हुए हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठे हुए हैं, डीजीसीए बैठा है जो रेगुलेट करेगा। अब हमें एक पायलट चाहिए, तो फिर पायलट चलाने चाहने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसमें वो पढ़कर आता है, तो पायलट में उसकी नियुक्ति हो जाती है, उसका चुनाव हो जाता है। अब वो चुनाव एग्जाम देकर करता है, इधर हम चुनाव उस पायलट का वोट डालकर करते हैं। हमने वोट डाला, सबने विश्वास किया कि भाई ये आदमी अच्छा हमारा प्लेन लेकर जाएगा, जितने यात्री इसमें बैठे हुए हैं उन यात्रियों को सुरक्षित यहाँ से उड़ाएगा और 5 वर्ष तक वो उड़ाता रहेगा और जिस एयरपोर्ट पर जहाँ जहाँ उसको उतरना है हमको सुरक्षित लैंडिंग करवा देगा। हमारा समय भी बचाएगा, फ्यूल भी बचाएगा और फालतू के काम नहीं करेगा। ये सब कुछ वो सही से करेगा, इसलिए हमने उसको चुना और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमने उसको पायलट की सीट पर बिठा दिया। ये सरकार है। सरकार कौन है? वो पायलट। चुना किसने है? जनता ने। हवाई जहाज क्या है? वो है सिस्टम, वो है देश, और उसके अंदर जो क्रू मेंबर्स और बाकी लोग हैं वो हैं सिस्टम। सिस्टम मतलब उसको कर्मचारी मिले हुए हैं कि भाई इनकी मदद से, क्योंकि कोई एयरपोर्ट में खड़ा होगा, कोई रेगुलेट करेगा, कोई बिठाएगा, कोई चाय पानी पूछेगा, कुछ नाश्ता करवाएगा, कुछ वहाँ तरीके बताएगा, कुछ वहाँ बताएगा ऑक्सीजन कब कम हो जाती है, ऑक्सीजन कब ज़्यादा हो जाती है, कोई बताएगा कि सीट बेल्ट कैसी बांधी जाती है। वो सारा सिस्टम है, वो सब पायलट के दिशा निर्देश पर काम करेगा। पायलट हमने चुना, सिस्टम हमने सिस्टमेटिक एग्जाम देकर चुना और पूरा प्लेन उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब इसमें फ्यूल का मैनेजमेंट, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसका मैनेजमेंट, इसमें यात्रियों से टिकट यानी कि टैक्स कितना लेना है उसका मैनेजमेंट, ये सब कुछ तय करना है। इसलिए पायलट अपना एक को पायलट रखता है, वो को पायलट इन चीज़ों को मैनेज करेगा, उसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर को जब नॉलेज नहीं है कि प्लेन उड़ेगा कैसे, कौन सी बटन दबाने पर क्या जाएंगे, तो क्या हो सकता है? तो एयर जमीन पर आने से पहले ही क्रैश हो सकता है। इकोनॉमी क्रैश होने का मतलब समझते हैं? एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो गई, श्रीलंका की इकोनॉमी क्रैश हो गई, बहुत सारे कंट्रियों पीछे अर्जेंटीना की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। यानी कि बहुत सारे कंट्रियों की इकोनॉमी सिर्फ इसलिए क्रैश हो जाती है कि बैठा जो व्यक्ति है उसको इकोनॉमी का ई भी नहीं मालूम। अशोक गहलोत साहब, अगर आपने
खुद बजट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बजट बनाते समय आपने वो सीखा ही नहीं था। बजट बनाते समय वो आपने जो आपके विचार थे, ना तो इनपुट्स लिए थे ना आउटपुट लिए थे। बजट सैंक्शन करते समय पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, खर्च हुआ कि नहीं हुआ, उसका हिसाब कौन देगा, उसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंटों में प्रोग्रेस कितनी होगी, ये सब उसकी एनालिसिस का पार्ट है। अब बताइए, हम सरकार केवल दो ही कारणों से बिठाते हैं। एक तो वो हमारे फाइनेंस, हमारे भरण उधर पोषण की व्यवस्था कर देगा और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा पार्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था कर दे, मेरे उधर पालन के लिए माहौल बना दे ताकि मैं कमाकर खा लूँ, और वो फाइनेंस जो उसके पास होगा, जो कमजोर हैं उनको दे, जो दबे हुए हैं उनको उठाए, जो पिछड़े हैं उनको उठाकर बाहर लाए, और जो सरसब्ब चल रहे हैं उनका उत्थान करवाए। ये काम फाइनेंस का है। ये इतना काम आपको करना है। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आप फ्यूल ही नहीं डाल सकते, तो कम फ्यूल में जब आप प्लेन उड़ाएंगे तो क्रैश होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि ये जो उनके विचार में है या जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हमारे देश का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता सरकार के लिए, कि वो बजट भी उनको ये नहीं मालूम। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मेरा अनुमान है कि बजट बनाने की प्रक्रिया में वो शामिल ही नहीं हुए होंगे। एक तरफ आप मोदी जी को देख लीजिए, बजट के भाषण का एक एक हिस्सा मुंह जबानी याद रहता है। एक तरफ आप योगी जी को देख लीजिए कि वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी माइक लगाकर सामने खड़ा हो जाता है, एक एक चीज की उनको जानकारी होती है, कौन सा किस बजट में किस मद में कितना पैसा दिया, कितना काम हो गया, कब कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट हो जाएगा। अब नितिन गडकरी साहब को देख लीजिए, जबान पर है सारे डेटा। क्यों? क्योंकि ये उसमें माथापच्चीसी कर रहे हैं, ये उस बजट में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। और उस बजट में जो कर्मचारी दल है, यानी कि जब हम बात करते हैं कि जो आईएएस लॉबी है या जो इकोनॉमी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है या तमाम डिपार्टमेंटों में जो हमने कर्मचारी रखे हुए हैं, जिनको नौकरी पर रखा हुआ है, उन सबको स्टिमुलाइज करना, उनको एक्सप्लोर करना, और एक्सप्लोर करके सब कुछ अपने हाथ में लेना, अपने अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार, या कैसे बनेगा उसके अनुसार काम करना। ये वैसे ही सरकार होती है जैसे एक बनिया है, उसकी एक दुकान है, दुकान में एक मालिक बैठा हुआ है, उसके अंदर कर्मचारी बहुत सारे हैं, तो सामान सब अंदर है, दुकान के अंदर सारा सामान भरा हुआ है, कस्टमर भी उस पर आने लगे हैं, लेकिन वो बनिया जो दुकानदार है वो तय करता है, अपने कर्मचारी से बताता है कौन सा सामान कहाँ लगाना है और उसको कैसे सेल करना है ताकि उसकी दुकान अच्छी चले। बिल्कुल वैसे ही। और उसमें जो कर्मचारी काम करता है वो हम आईएएस ऑफिसर मान लें, वो बनिया जिसने ये सब करना है वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, और जो उसके अंदर काम करने वाले, उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ से उठाकर वहाँ रखेंगे, वो सब कर्मचारी हैं। उनके पास इतना मंद मस्तिष्क नहीं है। आईएएस हो सकते हैं, आईएफएस हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ आईआरएस हो सकते हैं, लेकिन एक जो ब्रॉड माइंड है, जो कल्पना है, वो उनके पास नहीं होती। अगर उनके पास वो कल्पना होती तो वो नौकरी क्यों करते, वो नौकरी में क्यों आते, वो आपके नौकर क्यों बनते, वो आपके आदेशों का पालन क्यों करते, वो एंटरप्रेन्योर ना बन जाते, वो कहीं जाकर एक इंडस्ट्री ना लगा लेते, इंडस्ट्री को बीजारोपण ना कर लेते। उनके पास इतना नहीं होता। हाँ, वो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलाइजेशन रखते हैं, इसलिए उनका सहयोग लेते हुए आप, यानी कि मुख्यमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, उनको उनके जो गुण हैं उन गुणों को एक्सप्लोर करके बजट बनाएगा, और उनके गुणों को एक्सप्लोर करते उसको रीच कहां तक पहुंचनी है, कैसे बनेगी, वो सब कुछ करना है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनाते हैं, इसीलिए उनके पास हाजिर जवाब होते हैं। और यहाँ गहलोत साहब पहले इंटरनल पार्टी में लड़ लें, वो प्रियंका के ग्रुप में रहेंगे कि वो राहुल के ग्रुप में रहेंगे, वो कैसे सचिन पायलट को काउंटर करेंगे, और कैसे मोदी जी के कार्यक्रम में उन्होंने भाषण देना है, कैसे उन्होंने नेहरू का गुणगान करना है। मोदी जी ने कहा कि आप नेहरू सरनेम रख लेते, आप क्यों गांधी सरनेम रखा है, गांधी हैं कौन, ये नकली गांधी कहाँ से आ गए, कहाँ अपनी पहचान तो बताओ। मैं उसके दो कदम आगे बताता हूं। मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी के पति का रिलीजन क्यों नहीं अडॉप्ट करते, उनका सरनेम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, नेहरू का भी इस्तेमाल, ननियाल का क्यों इस्तेमाल करना, अपने सगे पिता का इस्तेमाल करो ना। लेकिन ऐसा फिरोज खान का या फिरोज शाह का नहीं करते। मतलब सब ढोल माल है और उनके गुणगान में लगे हुए हैं ये सारे। मेरा अनुमान है कि इनको क्या मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर रहने का अधिकार है, जो उसमें पार्टिसिपेटिव बजट के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट न करे, क्या उसको मुख्यमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर रहना चाहिए? आपने जो विश्वास उन पर जताया है उस विश्वास पर वे खरे उतरे हैं।
मुझे लगता है कि इन विचारों पर अगर हम विचार करेंगे तो समझ में आता है कि सरकारें पिछले 70-75 वर्ष से कैसे चलती रहीं और क्यों एक डॉलर ₹1 के होते हुए ₹88 तक पहुंच गया, कैसे पहुंचा, कैसे यहाँ तक पहुंचा। आप सोचिए कि हर वर्ष ₹1 कम हुआ होगा तो फिर 70 वर्षों में ₹75-78 का पहुंचा होगा। जबकि जब अंग्रेज यहाँ से लूट पीट कर गया था तब डॉलर और रुपए की कीमत बराबर थी। कौन लोग थे जिन्होंने ये बजट बनाए थे? कौन लोग हैं जिन्होंने विश्व में भारत की 2/3 इकोनॉमी विश्व की देखने वाला भारत, 2/3 इकोनॉमी रखने वाला भारत, जीडीपी विश्व की जीडीपी का 2/3 जीडीपी रखने वाला स्वर्णिम भारत, आज भारत की दशा इतनी खराब क्यों है? 8 वर्षों से सरकारें बैठी हैं, उन्होंने कोशिश की दोबारा उत्थान करने की। अब उन कंपनियों को, जिन कंपनियों को हम बढ़ा रहे हैं, जिनको हम बढ़ाकर विश्व लेवल का बना रहे हैं, उन पर हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्टें लगवा लगवा कर हमारा अपोजिशन क्या कर रहा है? जिस राज्य की आपको कारोबार मिला है कम से कम उसको तो देख लेते। बाकी राजनीति करना है वो सब करते रहते, लेकिन जो आपके पास दायित्व है वो तो करना चाहिए। मुझे लगता है अशोक गहलोत या उनकी जैसी मानसिकता वाले एक पार्टिकुलर पार्टी के लोग क्यों विचार नहीं करते, क्यों उनके पास ऐसा मस्तिष्क नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन इस पर हम सबको विचार करना ही पड़ेगा कि हम किसको चुनें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।